दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज़ में। मैं राजेंद्र कुमार, हमारे साथ कैमरामैन उमेश शुक्ला जी उपस्थित हैं। साथ ही आज मैं किराड़ी विधानसभा के अंदर में एक ऐसे शख्स की इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो खुद जिला अध्यक्ष हैं और साथ ही इस किराड़ी विधानसभा में निवास करते हैं। आज किराड़ी विधानसभा में 3 से 4 फुट पानी भरा पड़ा है। मैं खुद अपने मीडिया कर्मी के साथ 3 फीट पानी में सफ़र कर इनके निवास स्थल तक पहुंचा हूं। मैं सबसे पहले तो बजरंग शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाले। साथ ही सबसे पहला मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल भी रहेगा कि आप खुद अगर नगर और किराड़ी विधानसभा के अंदर में रहते हैं, 3 फीट पानी आपके घर के बगल में भरा है, आपने इस पे अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं और आगे आपकी क्या इस पे रणनीति है, प्लीज़ बताएं। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपको, उमेश जी को और पूरी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूर्वांचल की आवाज़ में। मैं राजेंद्र कुमार आज आपको जो ये दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, ये बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ये सिंह इनक्लेव के सामने चंदेला वाटिका का है, जहाँ पर दीवार गिरते ही बाढ़ आ गया और कारें तैरने लगी। लोग दहशत और मजबूरी की हालात में जीने के लिए मजबूर हैं। ये तैरती हुई कारें, ये जनसैलाब उन और जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत गलियां या सड़क बनाने का प्रयास भी किया, बहुत दबाव के बाद, वो भी इतने अनइवन तरीके से बनाया, बिना किसी योजना के बनाया कि कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची। आज ये स्थिति हो गई है कि मेन रोड तो ऊंचा हो गया, गलियां 6-6 फुट नीची हो गई। नाली का पानी जाएगा कैसे? कोई पानी पहाड़ पे चढ़ता है क्या? तो ये नारकीय स्थिति के जिम्मेदार इस क्षेत्र के विधायक हैं, जिनका विकास तो हुआ ही नहीं और जो थोड़ा बहुत काम भी किया वो अनइवन किया, बिना किसी योजना के किया। एक ये भी सच्चाई है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और 20 साल से लगातार हमने देखा है कि आप इस भारतीय जनता पार्टी से ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता बने रहे। मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि एमसीडी में आपका सरकार है, साथ ही आप जहाँ निवास करते हैं वार्ड 44N आपके निगम पार्षद हैं, साथ ही केंद्र में भी आप ही का सरकार है। लेकिन ये जल भराव की समस्या के लिए केंद्र सरकार ने या वार्ड 44 के पार्षद श्रीमती पूनम पराशर झा जी द्वारा या आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए इस समस्या के समाधान के लिए, साथ ही क्या आगे की आपकी रणनीति होगी, इसे आप जरूर बताएं। आपका सवाल 3 चरणों पे है, मैं 3 चरणों में जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस जल भराव का जिम्मेदार कौन है, इसका निदान कौन कर सकता है। आप सबको ही पता है कि फ्लड डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है। आज किराड़ी के अंदर बाढ़ आई हुई है। बाढ़ का मतलब ये है कि पूरा एरिया जलमग्न हो जाना। एक मिनट में रुकूंगा। ये बाढ़ नहीं है, ये सालों भर भरा रहता पानी, कीचड़ की पानी है, जिसके अंदर लैट्रिन और गंदे पेशाब, जो साफ शब्दों में मैं बोलूं तो ये बाथरूम और गंदे पानियां हैं, जिसके अंदर लोग तैर कर आज अपने गंतव्य जगहों तक ड्यूटी करने के लिए मजबूर पूर्वांचल के लोग अपने जाते हैं। ये बाढ़ नहीं है, ये सालों भर रहता है। चलो, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा था, आपने बीच में टोक दिया। बाढ़ का मतलब क्या होता है? हमने उत्तर प्रदेश बिहार के इलाकों में बाढ़ देखी है।
बाढ़ का यही मतलब होता है कि जब क्षेत्र जलमग्न हो जाए, जब आंशिक रूप से पानी भरा हो तो उसको जलभराव कहते हैं जी। लेकिन जब पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाए तो उसको बाढ़ की स्थिति कहते हैं। आप यहाँ सालों भर एक मिनट बीच में नहीं टोकिए, आप बाद में पूछ लीजिएगा जो पूछना हो। जो आप यहाँ की स्थिति देखिए, चाहे 44 की हो, वार्ड 44 की हो, चाहे विद्यापति नगर की हो, चाहे आप जाके डीडीए के मैदान को देख लीजिए, आज ये स्थिति हो गई है कि हम पानी निकाल रहे हैं तो वहीं वापस पानी आ रहा है। तो ये दिल्ली सरकार का जो फ्लड कंट्रोल विभाग है, जो बाढ़ नियंत्रण काम है, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। दूसरी बात ये, आपने पार्षद की बात कही, ठीक है, हमारी पार्टी का पार्षद है। पार्षद आप बता दीजिए कि पार्षद कौन सी नाली की सफाई करवाएगी, जब यहाँ पर नाली नहीं है। आप अगर नगर चले जाइए, जहाँ भी देख लीजिए, नालियों की स्थिति ऐसी विषम हो गई है कि नाली का, और जहाँ पे है भी नालियाँ, उसका मेन रोड ऊंचा कर दिया गया तो नाली का पानी कहीं नहीं जा सकता। पार्षद को तो जब हम दोष दें जबकि जो है वो सफाई ना करवाए या फिर वो करे, तो पार्षद के लिए सफाई कराने के लिए भी आप बता दो जी कि पूरे किराड़ी में झाड़ू कहाँ लग सकती है, किस जगह पे लग सकती है, कोई स्थान एक भी बचा है जो जलमग्न ना हो। तीसरी बात, आपने केंद्र की बात की, केंद्र में हमारी सरकार है। अब सांसद का काम नहीं है कि भी वहाँ पे नाली आके सफाई करवाए। सांसद संबंधित विभाग को निर्देश करता है और वो उन्होंने किया। अभी जो है आपने देखा है कि हमने जन आशीर्वाद यात्रा करवाई तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी आए। हरदीप पुरी जी सीधा पानी के अंदर 1-2 किलोमीटर ले जाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मंत्री जी भी देखें कि देश की राजधानी दिल्ली का ये भी एक अंग है, एक विधानसभा है, एक महत्वपूर्ण विधानसभा है किराड़ी क्षेत्र में से। वहाँ की क्या नारकीय स्थिति है, उसके लिए उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अविलंब उन्होंने और सांसद जी ने एक बैठक बुलाई दिल्ली सरकार के महकमे को और एमसीडी को, सबको मिलकर के। एमसीडी ने तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी की भी, लेकिन दिल्ली सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्योंकि अगर मैं कोई आपसे काम कराना चाहता हूं तो आप करेंगे जब ही तो होगा, क्योंकि अगर उस पर कानूनी कार्रवाई भी करनी है तो दिल्ली सरकार ही कर सकती है उस विभाग पर। उनकी हलचलें अभी भी नहीं बढ़ी, क्योंकि दिल्ली सरकार का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम एमसीडी को बदनाम करें, जैसे आपने भी पूछा, और अगले एमसीडी के चुनाव में हम जीत कर आए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के, यहाँ के विधायक से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप ये सपना मत देखिए। दिल्ली में आपकी 6.5 वर्ष की सरकार में आपने क्या किया है ये दिल्ली की जनता अच्छी तरीके से जान रही। खासकर किराड़ी की बात आप उठा रहे हैं तो किराड़ी में पिछले 6.5 वर्ष में नारकीय जीवन हो गया। उससे पहले भाजपा का विधायक था, ऐसी स्थिति नहीं थी। एकमात्र नाला जो पूरी किराड़ी का गंदा पानी लेकर के जाता है, मैं चुनौती देके कह रहा हूं कि अगर विधायक या विधायक के कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि उसकी गाद की सफाई हुई, पानी जाएगा कहां से? पहले आप नालियां नहीं बना रहे, आपने रोड ऊंची कर दी, नालियां 6-6 फुट नीचे हो रही हैं, उनका पानी नहीं ऊपर आ सकता। लोग अगर निकालना भी चाह रहे हैं तो उसके बाद वापस पानी आ रहा है, नाले का पानी वापस फ्लो नालियों से होकर के घरों में जा रहा है, जो गंदगी तो इसी वजह से फैल रही है। तो इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार दिल्ली सरकार और इनके विधायक ऋतुराज है। तीसरी बात आपने पूछी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने स्तर पर, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने स्तर पर कई सारे पंप लगवाए मेयर से कह करके, उसके बावजूद भी जो है पानी की लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। और एक बड़ा सिस्टम जो दिल्ली सरकार के पास है, वो सिस्टम नाकाम है। उस सिस्टम को ना तो विधायक लगाना चाह रहा है, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री लगाना चाह रहे, इसलिए यहाँ की दयनीय स्थिति बनी है। एक सवाल और है हमारा, जहाँ तक हमने देखा है, आपने भी यात्रा किया था अभी अगर नगर का, हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी थे और हमारे सांसद श्री हंसराज हंस जी, जो भी अभी कुछ दिन पहले ही यात्रा किया गया था, उसमें आप लोग अगर नगर भी गए थे। अगर नगर की समस्या ये है कि घरों में 10 फीट पानी भरा पड़ा है। हमारे शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने वादा किया था कि हम इस समस्या का समाधान कुछ ही दिन में कर देंगे, तो अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, ये ठीक बात है। हरदीप पुरी जी जो है आके दे के गए थे, अगरनगर तो नहीं गए थे लेकिन इस रूट से गए थे। यहाँ भी जलभराव की स्थिति, और मैं लगातार अगरनगर जा रहा हूँ, क्योंकि अगरनगर हमारे लिए कोई नया नहीं है, किराड़ी मेरे लिए नई नहीं है। मैं सन 91 में आया, जब यहाँ पे बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोगों के लिए। अगरनगर में मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं कम से कम 10 बार गया, पानी के अंदर खड़ा हुआ। आज जो थोड़ा बहुत
विधायक हिल रहे हैं वो इसी कारण से हिल रहे हैं। आप जैसे मीडिया चैनल वहाँ पर आए, उन्होंने सारी चीज़ें हाईलाइट की, लेकिन क्षेत्रीय विधायक को बिल्कुल संवेदन शून्यता हो गई है। उनको लोगों के प्रति जरा से भी जो है दया की भावना नहीं रहेगी। जो आज नारकीय जीवन बन रहा है, आप बताइए ना, अभी एक 21 वर्षीय नौजवान की करंट लग के हत्या हो जाती है। मैं तो हत्या ही कह रहा हूँ ना, क्योंकि हत्या इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो जो है अगर पानी ना भरा होता, पानी में करंट ना फैलता, तो वो व्यक्ति जो है थोड़े लड़का मरता। उसके बाद दो और मौतें हुई हैं। क्षेत्रीय विधायक जी, मैं दूसरे दिन गया, उनको आश्वासन दिया। क्षेत्रीय विधायक जी उसके 4 दिन के बाद भी अभी भी अग्रनगर के उस युवक के परिवार तक मिलने नहीं गए। अभी मेरे को खबर आई थी, किसी को संदेश भेजा था कि अपने पेपर पहुंचवा दो। क्या किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि इतना संवेदनहीन होना चाहिए क्या? क्या उनके दरवाजे तक उनके माँ बाप को, जिनका जवान बेटा खोया है, जिनका भविष्य उजड़ गया, उनके पर जाके सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं है क्या क्षेत्रीय विधायक के पास? तो फिर आप क्या मानते हो? आप खुद पत्रकार हो, आप समझ सकते हो कि आज खिलाड़ी किस स्थिति में है। वो भगवान भरोसे है, और भगवान भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो पा रहा, क्योंकि जब हम अपनी मदद स्वयं करते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। जब विधायक जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी वही नहीं काम कर रहे, तो हम लोग कितना करेंगे? देखो, एमसीडी के सीमित संसाधन है। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, तो मेरे पास कोई प्रशासनिक पावर नहीं है। मैं तो ये है कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके काम करवा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा पूरा प्रयास हो रहा है कि जो समस्याएं हमसे हो सक रही हैं, वो उन समस्याओं का हम निराकरण कर रहे हैं। और लगातार कोरोना काल से लेकर अब तक जब भी हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक जटिल समस्या और है, आपने ठीक कहा, विधायक जी संवेदनशील हैं या नहीं है, अगला इंटरव्यू उन्हीं का होने वाला है। ये सवाल मैं उनसे, हमारी टीम जरूर पूछेगी। साथ ही मैं एक और समस्या बताना चाहता हूँ, ये किरारी रेलवे फाटक का। केंद्र में आज आपकी सरकार है, लगभग 7-8 साल हो गया मेरे जानकारी के हिसाब से, और 20 साल से आप एमसीडी में आप ही की कब्जा है केंद्र में, और बीच में एक बैठती है हमारी आम आदमी पार्टी सरकार। आप तीनों संस्था से मिलकर इस पे क्या कार्य किए? आपने क्या किया या केंद्र सरकार ने क्या किया, और इस पे एमसीडी ने अभी तक या दिल्ली सरकार ने क्या क्या कार्य किया? मैं इसकी थोड़ी जानकारी चाहता हूं आपसे। मैं बता रहा हूं आपको। इसमें जो संबंधित पक्ष होते हैं, उसमें जो है दिल्ली सरकार होती है, केंद्र होती है, रेलवे विभाग होता है और एमसीडी होती है जी। इसका प्रपोजल सारा केंद्र में हमारी सरकार के बाद, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, वो रेल मंत्री थे एक समय का ध्यान है, उस टाइम ही जो है इसका प्रपोजल तैयार हो गया था, और उसके बाद जो है रेलवे ने हरी झंडी दे दी थी। एमसीडी ने अपना पूरा प्रपोजल तैयार करके दे दिया था। जब उदित राज जी सांसद थे, तो चुनाव के लगभग पूरी प्रक्रिया में लगे रहे, और लगभग 6 महीना पहले बिल्कुल उन्होंने इस स्थिति में आ गई थी कि इसका उद्घाटन हो जाए। लेकिन दिल्ली, चूंकि आपको पता है कि दिल्ली सरकार की कोई भी भूमि, उसका अधिग्रहण दिल्ली सरकार ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है। उस जो है रेलवे फाटक के बनने के लिए 200 करोड़ की जो है ज़मीन का अधिग्रहण होना है, उसके बाद इस पर काम शुरू होगा। मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैंने अपने प्रयास से माननीय सांसद जी के पास, विधायक जी और हमारी पार्षद उर्मिला चौधरी जी जो संबंधित थी, चारों के साथ बैठकर वहाँ बैठक हुई। हमने कहा कि आप विधायक की राजनीति कर लीजिएगा जितनी करनी होगी, लेकिन ये फाटक की समस्या है, कई लाख लोग परेशान हो रहे हैं। तो हमने जब बैठक की, वहाँ पे विधायक जी ने वादा किया कि मैं इस जो पिछला मार्च गया उसमें जो है हम दिल्ली सरकार के साथ बजट पास करवा करके और 200 करोड़ रुपया जो ज़मीन का अधिग्रहण होना है उसको ला करके और ज़मीन अधिग्रहण करेंगे। जब भी आप विधायक जी से मिलिएगा तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि वो ज़मीन अधिग्रहण का क्या हुआ। सारा मसला आज ज़मीन अधिग्रहण पे अटका हुआ है, बाकी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। जो केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय या एमसीडी की तरफ से सारी हरी झंडी है, केवल दिल्ली सरकार उस ज़मीन का अधिग्रहण करके और संबंधित ज़मीन को दिखा करके संबंधित अधिकारियों से बात करके काम चालू करा दे, उसके बाद फाटक का काम चालू हो जाएगा। प्रयास काफ़ी हुए हैं लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ है, ये सत्य है, और सत्य बोलना पूर्वांचल की आवाज़ का मेन मकसद रहा है हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
हमारे को इतना टाइम दिया बजरंग शुक्ला जी, इसके लिए हमारी पूरी टीम आपकी आभारी रहेगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि पूर्वांचल की आवाज़ का जो चैनल है बिना किसी भेदभाव से, और जिसकी जो भी विभाग या जो भी जनप्रतिनिधि या व्यक्ति जिम्मेदार हो उसको निष्पक्षता से दिखाएं। हम आपके साथ। धन्यवाद आपका।